morning to all of you. Welcome back to our channel Chemistry Brain Booster, and today's topic is properties of haloalkanes and haloarenes. इसके पहले previous lecture में what we have studied? We have studied how to make haloalkanes and haloarenes in the laboratory. ठीक है, that was very important. This is also very important. Properties of haloalkanes and haloarenes. ठीक है, chapter is haloalkanes and haloarenes, chapter number 10 organic chemistry. देखते हैं हम लोग। सबसे पहले बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोएल्केन। देखिए प्रॉपर्टीज जो होता है वो दो तरह का होता है, एक होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज, एक होता है केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो हम लोग अभी पहले पढ़ने जा रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोएल्केन। क्या पढ़ने जा रहे हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोएल्केन। और फिजिकल प्रॉपर्टीज किसी भी चीज की पढ़नी हो तो उसमें हम लोग किन किन चीजों के बारे में पढ़ते हैं? वो दिखता कैसा है, उसका अपीयरेंस कैसा है, उससे कैसा स्मेल आता है, उसका ऑर्डर कैसा है, उसका बॉइलिंग पॉइंट कैसा है, मेल्टिंग पॉइंट कैसा है, सॉल्युबिलिटी कैसा है, वो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड स्टेट, लिक्विड, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैसेस स्टेट किस फॉर्म में रहता है। तो इन सब चीजों के बारे में हम बात करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो बारी बारी से चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये रूम टेम्परेचर पर किस स्टेट में होता है? सॉलिड स्टेट में होता है, लिक्विड स्टेट में होता है, गैसेस स्टेट में। कौन? हैलोएल्केन। हैलोएल्केन का मतलब RX। हैलोएल्केन का मतलब RX। बात समझ में आ रहा है? R क्या है वहां पर? एल्काइल ग्रुप, और X क्या है वहां पर? हैलोजन्स। ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और R का मतलब मिथाइल ग्रुप हो सकता है CH3, या इथाइल ग्रुप हो सकता है CH3CH2, या प्रोपाइल हो सकता है CH3CH2CH2, है ना। तो बात करते हैं, सबसे पहले हम इसके बारे में बात करेंगे ये किस स्टेट में होता है। तो कहने का मतलब ये सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड स्टेट में भी हो सकता है, और गैसियस स्टेट में भी हो सकता है। डिपेंड करता है वो कैसा है। जनरली जो हायर हैलोएल्केन्स होते हैं, हायर मेंबर होते हैं, जनरली जो हायर मेंबर्स का मतलब क्या हुआ? 4 से अधिक हायर मेंबर्स आर जनरली सॉलिड। हायर मेंबर्स जो होते हैं वो जनरली सॉलिड। हायर मेंबर्स का मतलब हो गया 5 कार्बन वाले, 6 कार्बन वाले, 7 कार्बन वाले कंपाउंड। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके पास क्या है? CH3, CH2, 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 Cl। एक और 1 2 3 4 5 6 कार्बन का क्या बनेंगे? क्या बोले? क्लोरोहेक्सेन। क्या बोलेंगे? क्लोरोहेक्सेन। ये 6 कार्बन का है तो हायर मेंबर है। 4 कार्बन के बाद जो हायर 4 कार्बन से ज्यादा कार्बन का कंपाउंड रहेगा तो वो हायर मेंबर्स की श्रेणी में आता है। ठीक है, तो हायर मेंबर्स आर जनरली क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं। इसका मतलब ये क्या होगा? सॉलिड होगा। मतलब ये लिक्विड स्टेट में होगा, ये लिक्विड स्टेट में होगा। सबसे पहले देखिए जनरली मिथाइल और इथाइल वाले, जैसे मिथाइल ब्रोमाइड हो गया या मिथाइल क्लोराइड हो गया, ठीक है, या फिर इथाइल ब्रोमाइड हो गया, इथाइल क्लोराइड हो गया। तो मिथाइल और इथाइल वाले जो होते हैं वो जनरली क्या होते हैं? गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं। किस स्टेट में होते हैं? गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं, मतलब ये गैस स्टेज में होते हैं। लेकिन जैसे ही प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल तक जाएंगे तो वो लिक्विड स्टेट में होंगे, और फिर हेक्साइल से भी ज्यादा बढ़ जाएंगे, ठीक है, टाइल में चले जाएंगे, ऑक्टाइल में चले जाएंगे। तो उस कंडीशन में क्या होगा? ये सॉलिड में कन्वर्ट हो, यानी छोटे मेंबर पहले गैस होंगे, और कार्बन का चेन बढ़ा देंगे तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे, और कार्बन का चेन बढ़ा देंगे तो सॉलिड स्टेट में। यानी जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता जाएगा कंपाउंड का, वैसे वैसे ये सॉलिडिफिकेशन होते जाएंगे, यानी गैस से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड होते जाएगा। बात समझ में आ रहा है? इसके बाद हम बात करते हैं सेकेंड थिंग, इसका कलर कैसा होता है। तो ये जनरली क्या होते हैं? कलरलेस होते हैं। जनरली क्या होते हैं? ये हैलोएल्केन क्या होते हैं? जनरली कलरलेस होते हैं। ठीक है, वेन प्योर स्टेट, जब ये प्योर स्टेट में रहेंगे, इसमें कोई भी मिलावट आपने नहीं किया है, तो ये क्या होते हैं? कलरलेस होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों? कलरलेस होते हैं। एक्सेप्ट, कुछ एक्सेप्शन भी है। आयोडीन जो होता है ना, ब्रोमाइड्स एंड आयोडाइड्स, एक्सेप्ट ब्रोमाइड्स एंड आयोडाइड्स, यानी ब्रोमीन और आयोडीन वाले जो कंपाउंड होंगे वो जनरली कभी कभी कलर शो कर देते हैं। लेकिन मुख्य रूप से ये क्या होते हैं? हैलोएल्केन जो होते हैं वो कलरलेस होते हैं अगर वो प्योर स्टेट में होते हैं।
अच्छा, इनका नेचर कैसा होता है भाई? ये वोलेटाइल इन नेचर होते हैं। कैसा होते हैं? वोलेटाइल। वोलेटाइल का मतलब क्या होता है? रूम टेम्परेचर पर ये वेपर प्रोड्यूस कर सकते हैं, मतलब रूम टेम्परेचर पर ये वेपराइज हो जाते हैं। वैसे सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं? वोलेटाइल कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे इसका स्मेल कैसा होता है। तो ये जनरली क्या होता है? स्वीट स्मेल देते हैं। कैसा स्मेल देते हैं? स्वीट स्मेल पैदा करते हैं। मतलब इनका जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है? स्वीट होता है। जैसे पका हुआ आम कैसे मीठा महकता है, बिल्कुल वैसा ये स्वीट स्मेल प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, ये तो हो गया इसका कलर। अच्छा, ये जनरली क्या होता है? क्रिस्टलाइन सॉलिड स्टेट में होते हैं। सॉलिड, लिक्विड, गैस समझ में आ गया आपको? कलरलेस होते हैं, वोलेटाइल होता है, स्वीट स्मेल होता है। अब हम बात करेंगे बॉइलिंग पॉइंट, इसकी बात करेंगे, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे, डेंसिटी की बात करेंगे। ठीक है, तो इसके बाद हम आते हैं, इसके बाद हम हैलोएल्केन की बॉइलिंग पॉइंट्स पे आते हैं। ये ध्यान समझने वाली बात है, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो एक बात समझ लीजिए कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है किसी भी चीज का, वो डायरेक्टली डिपेंड करता है वंडर वाल फोर्स पर। किस पे निर्भर करता है? वंडर वाल फोर्स पे डिपेंड करता है। और वंडर वाल फोर्स किस पे डिपेंड करता है जी? सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? मॉलिक्यूल के सरफेस एरिया पे। जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा या फिर मॉलिक्यूलर वेट पे, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा, यानी जितना ज्यादा चेन लंबा होता जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा बढ़ता जाएगा। बात समझ में आ रहा है? चेन के बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। जैसे कोई पूछेगा आपके पास है CH3Cl और आपको पूछेगा कि आपके पास है CH3CH2Cl, ये दोनों में यानी क्लोरोमीथेन में और क्लोरोइथेन में किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? तो आप बोलेंगे क्लोरोइथेन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। क्यों इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? क्योंकि इसके पास कार्बन की संख्या 2 है, इसका कार्बन चेन लंबा है और कार्बन चेन ज्यादा है, इसका मतलब इसका सरफेस एरिया ज्यादा है। और सरफेस एरिया ज्यादा होने की वजह से, या कह लीजिए इसके कंपैरिजन में इसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है। मॉलिक्यूलर वेट या सरफेस एरिया ज्यादा होने के कारण इसके मॉलिक्यूल्स में वंडर वाल फोर्स जो होगा वो ज्यादा एक्ट कर रहा है और इस कारण से इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? ज्यादा होगा। यानी जैसे जैसे चेन की लंबाई बढ़ती जाएगी वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा। बात समझ में आ रहा है? लेकिन अगर चेन को, अगर कार्बन की संख्या बढ़ा रहे हैं, यानी कहने का मतलब चेन में कार्बन की संख्या बढ़ते जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए कार्बन बढ़ रहा है लेकिन वो सरफेस एरिया नहीं बढ़ रहा है, वो ब्रांचिंग बढ़ा रहा है, तो अगर ब्रांचिंग करेंगे तो ब्रांचिंग से बॉइलिंग पॉइंट घटता है। बात समझ में आ रहा है? जैसे मान लीजिए पास एग्जांपल है CH3 CH2 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 Br। ठीक है, 4 कार्बन का है, इसको बोलेंगे ब्रोमोब्यूटेन। क्या बोलेंगे? ब्रोमोब्यूटेन। उसको दूसरा एग्जांपल लेते हैं CH3 CH2 CH CH3 और Br, ये दोनों आइसोमर ले रहे हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, चलिए ध्यान लेते हैं CH3 CH3 Br। ठीक है, इसका नाम क्या होगा? 1,1 डाइमिथाइल या 1 ब्रोमो, फिर 1,1 डाइमिथाइल इथेन, है ना। लेकिन ये कैसा हैलोएल्केन है? ये 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है। कैसा अल्काइल हैलाइड है? 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। क्यों? क्योंकि जिस कार्बन से ब्रोमीन अटैच है उस कार्बन से डायरेक्टली कितने अल्काइल ग्रुप अटैच है? 3 अटैच है, इसको बोलेंगे 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। इसमें जिस कार्बन से ब्रोमीन अटैच है उससे कितना कार्बन अटैच है? देखने में लग रहा है 3, लेकिन डायरेक्टली कितना अटैच है? खाली यही वाला कार्बन ना इससे डायरेक्टली अटैच है, इसको क्या बोलेंगे? 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, या इसको क्या बोल सकते हैं? प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। उसी प्रकार जिस कार्बन से ब्रोमीन अटैच है उस कार्बन से डायरेक्टली कितने कार्बन अटैच है? 2, इसको क्या बोलेंगे? 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड, या इसको क्या बोलेंगे? सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। अगर हम बात करें इन तीनों में, तो इन तीनों में किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा भाई? अगर हम इन तीनों की बात करें तो इन तीनों में किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री में सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? 1 डिग्री का, उसके बाद 2 डिग्री का, उसके बाद 3 डिग्री का। क्योंकि तीनों आइसोमर है दूसरे के, तीनों में कार्बन की संख्या बराबर है। लेकिन क्या है कि सरफेस एरिया इसका सबसे कम है, इसका सरफेस एरिया कम है। क्यों? क्योंकि इसका चेन जो है 2 ही कार्बन का चेन है, बाकी 2 कार्बन जो है वो ब्रांचिंग में आ गए हैं। ब्रांचिंग में आने से क्या होता है? मॉलिक्यूल गोल होने लगता है। और कोई भी स्फेरिकल चीज होता है ना, स्फेरिकल जैसे शेप स्फेरिकल होता जाएगा वैसे वैसे सरफेस एरिया घटता जाता है। पता है ना आपको, मैंने पढ़ाया है कि वाटर के जो ड्रॉपलेट्स होते हैं, जब नल से पानी टपकता है
तो वो खुद को स्फेरिकल या गोलाकार रूप में खुद को ढाल लेता है। ऐसा इसलिए करता है ताकि वातावरण से लगने वाला जो वायुमंडलीय दाब है, जो सरफेस टेंशन है, वो उस पर कम लगे और वो क्या करता है, खुद को प्रोटेक्ट करता है। जैसे आपको क्या लगता है, रात जैसे जैसे ठंड के दिनों में जैसे जैसे रात बढ़ते जाती है, ठंड बढ़ने लगता है, तो आप क्या करते हैं, खुद को धीरे 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 करके पैर वैर मोड़ के गोल करके सोना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन जब गर्मी का दिन होता है तो क्या होता है, बिल्कुल फैल कर सोते हैं। लेकिन ठंड के दिनों में क्या होता है, बिल्कुल दुबक के सोते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं, आप अपने शरीर के साइज को छोटा करते हैं, आप गोल करके नहीं। ऐसा करने से क्या होगा, आपका शरीर का एरिया कम हो जाएगा, सरफेस एरिया, तो आपको हवा के संपर्क में आपका बॉडी कम आएगा, तो आपको ठंड क्या लगेगी, कम लगेगी। यानी आप खुद को गोल क्यों करते हैं, क्योंकि ऐसा करके आप अपने शरीर का सरफेस एरिया को घटा रहे होते हैं। बिल्कुल कुछ वही चीज यहाँ पर भी है। यहाँ पर शरीर उतना ही है, लेकिन क्या है, ठंड के दिन में, गर्मी के दिन में पूरा फैल गया है, ठीक है। फिर थोड़ा सा बरसात के दिन में थोड़ा सा सिकुड़ गया है, और ठंड के दिन में तो बिल्कुल सिकुड़ गया है। इससे क्या वो गोल हो गया है, तो इसका सरफेस एरिया कम हो गया। और सरफेस एरिया कम हो जाएगा जब, तो वंडरवाल फोर्स कम लगेगा, और जब वंडरवाल फोर्स कम लगेगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी कि 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्काइल हाइड्राइड में सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, 3 डिग्री अल्काइल हाइड्राइड का। क्यों, इसका सरफेस एरिया कम है। इससे क्या हो जाएगा, वंडरवाल फोर्स कम लगेगा। वंडरवाल फोर्स कम लगेगा तो बॉइलिंग पॉइंट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। एक बात और ध्यान रखना है, चलिए ये तो आपको समझ में आ गया कि बॉइलिंग पॉइंट कैसे होता है। लेकिन इसी में अगर हम बात करेंगे, अगर मान लीजिए बॉइलिंग पॉइंट पे एक और बात करेंगे, एक और बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर की बात कर रहे हैं जब, तो अगर मान लीजिए कि आपके पास क्या है, आर आई है, आपके पास क्या है, आर बी आर है, आर सी एल है और आर एफ है। यानी आर का मतलब कुछ भी ले लीजिए, अगर यहाँ CH3 आई ली है तो यहाँ भी CH3 Br, यहाँ भी CH3 Cl, यहाँ भी CH3 F। आपको पूछेगा इन चारों में किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। अभी तक जो लॉजिक था उस हिसाब से तो ये फेलियर हो गया। यहाँ भी CH3 आई है, यहाँ भी CH3 Br है, यहाँ भी CH3 Cl है, यहाँ भी CH3 F है। तो किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, तो जवाब देना है इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, आयोडीन का। क्यों, क्योंकि आयोडीन का एटॉमिक साइज ज्यादा है। यहाँ पे अल्काइल ग्रुप से है, कहने का मतलब आर का मतलब मान लीजिए कि CH3 है, तो आप क्या लिखेंगे इसको, CH3I लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, CH3Br लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, CH3Cl लिखेंगे, और फिर क्या लिखेंगे, CH3F लिखेंगे। तो भाई साहब अब CH3 तो सब में सेम है, यानी बॉइलिंग पॉइंट में अगर चेंजेस लाएगा तो किसकी वजह से चेंज आएगा, हैलोजन की वजह से आएगा। और हमने बताया है कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो सरफेस एरिया के साथ साथ मॉलिक्यूलर वेट पे भी डिपेंड करता है। तो चूंकि कहने का मतलब आयोडीन का साइज बड़ा है, इसका एटॉमिक वेट ज्यादा है, और एटॉमिक वेट ज्यादा होने के कारण जो आयोडीन वाले हैलोएल्केन जो होंगे, आयोडीन वाला जो होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, फिर ब्रोमीन का, फिर क्लोरीन का और फिर फ्लोरीन का। जिसका साइज सबसे छोटा है ना फ्लोरीन का, तो उसका एटॉमिक वेट कम है, तो उसकी वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। तो एक बॉइलिंग पॉइंट में ये भी याद रखिएगा बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर में, और एक ये भी याद रखिएगा सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका हो जाएगा, 1 डिग्री का, उसके बाद किसका होगा 2 डिग्री का, उसके बाद किसका होगा 3 डिग्री का। यानी बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर। बात समझ में आ रहा है। इसके बाद अगर हम डेंसिटी की बात करेंगे तो डेंसिटी में भी यही लॉजिक चलता है, जिसका डेंसिटी ज्यादा होगा, जैसे जैसे चेन की लंबाई बढ़ती जाएगी, कंपाउंड में जैसे जैसे चेन की लंबाई बढ़ती जाएगी, चेन का मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता जाएगा, तो उससे उसका डेंसिटी क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। यानी एक बात और समझ लीजिएगा, जो डेंसिटी उसको लिख लेंगे कभी, हाँ यहाँ के बाद वहां चलना है। उसके बाद अगर हम डेंसिटी की बात करेंगे तो डेंसिटी जो होता है ना, डेंसिटी भी डायरेक्टली किस पे डिपेंड करता है, मॉलिक्यूलर वेट पे। जिस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा उसका डेंसिटी ज्यादा होगा। तो अगर पूछेगा इन चारों में किसका डेंसिटी ज्यादा होगा, तो सबसे ज्यादा डेंसिटी इसका होगा, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका। डेंसिटी भी मॉलिक्यूलर वेट को ही फॉलो करता है, ठीक है। बात समझ में आ रहा है। तो ये तो हो गया मेल्टिंग पॉइंट की बात हो गई, ठीक है, डेंसिटी की बात हो गई, स्मेल की बात हो गई, वोलेटाइल, कलरलेस, ये सब चीजों को कवर कीजिए पहले, फिर आगे हम बात करते हैं। इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 375 केल्विन, इसका होता है 364 केल्विन, और इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 345 केल्विन। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है, घट रहा है। ये क्या है, बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका है, 1 डिग्री का, 375 केल्विन।
उसके बाद 2 डिग्री का 364 केल्विन, उसके बाद 3 डिग्री का 345 केल्विन। देख रहे हैं जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ रही है वैसे बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, अब एक बात और ध्यान रखना है, बॉइलिंग पॉइंट में कोई कंपैरिजन करने के लिए देगा कि हेलो एल्केन और एल्केन में, हेलो एल्केन और एल्केन, जैसे कहने का मतलब आपके पास क्या है, मीथेन है CH4, अब तो बोलेगा कि आपके पास क्या है CH3Cl, तो इन दोनों में किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, ये तो आपके पास एल्केन है और ये क्या है हेलो एल्केन है, तो एल्केन और हेलो एल्केन में इन दोनों में किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो याद रखिएगा कि हेलो एल्केन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कॉरेस्पॉन्डिंग एल्केन, कॉरेस्पॉन्डिंग का मतलब क्या हुआ, अगर ये एक कार्बन का कंपाउंड है, दोनों का मॉलिक्यूलर वेट लगभग सेम होना चाहिए, क्या सेम होना चाहिए, दोनों का मॉलिक्यूलर वेट लगभग सेम होना चाहिए, तब ना कंपैरिजन कीजिएगा। कंपैरिजन ऑलवेज अकर इन सेम बेंचमार्क। अब हमको अंबानी से तुमने कंपेयर कर दीजिएगा, मुझे विराट कोहली से तो कंपेयर नहीं कर दीजिएगा। तो कहने का मतलब क्या है, कंपैरिजन अकर्स इन सेम बेंचमार्क। अगर यहाँ पे दोनों का मॉलिक्यूलर वेट लगभग सेम है दोनों कंपाउंड का, तो अगर हम कंपेयर करेंगे तो एल्केन और हेलो एल्केन में हेलो एल्केन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि हेलो एल्केन जो है वो पोलर इन नेचर है। बात समझ में आ रहा है, तो एल्केन और हेलो एल्केन में किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, हेलो एल्केन का। क्यों, क्योंकि हेलो एल्केन जो होता है वो पोलर इन नेचर होता है। बात समझ में आ रहा है, चलिए तो बात समझ में आ गई। यानी कि इन दोनों में अगर हम बात करेंगे एल्केन एंड हेलो एल्केन, ये क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग है। ये कॉरेस्पॉन्डिंग मतलब उसके रिस्पेक्ट में है, ये नहीं कि बहुत ज्यादा वाला डिफरेंस ले लिए, कॉरेस्पॉन्डिंग लिखा है मैंने, कॉरेस्पॉन्डिंग। तो एल्केन और हेलो एल्केन, तो याद रखिएगा हेलो एल्केन का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा, हेलो एल्केन का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो ज्यादा होगा एज कंपैरिजन टू एल्केन के, क्योंकि हेलो एल्केन जो होता है वो पोलर इन नेचर होता है, जिसकी वजह से उसकी पकड़ मजबूत होती है और उसको तोड़ने के लिए ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाई करना पड़ता है, हाई टेम्परेचर देना पड़ता है, जिससे कारण हेलो एल्केन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है एज कंपैरिजन टू कॉरेस्पॉन्डिंग एल्केन के। ठीक है, चलिए इसको काइंडली फटाफट कवर कर लीजिए, इसके आगे और कुछ बताते हैं, सॉल्युबिलिटी बताएंगे इसके बाद। हाँ, इसके बाद हमें क्या पढ़ना है, सिर्फ सॉल्युबिलिटी बच जाता है। तो पूछेगा कि हेलो एल्केन का नेचर कैसा होता है, तो क्या होता है, इनफ्लेमेबल इन नेचर। कैसा होता है, इनफ्लेमेबल, मतलब कहने का मतलब है जो हेलो एल्केन जो होता है वो इनफ्लेमेबल होता है। नहीं देखा है आपने गाड़ी वगैरह लिखा होता है हाईली इनफ्लेमेबल इन नेचर, मतलब इसका नेचर कैसा है, फ्लेमेबल है कि इनफ्लेमेबल, तो इनफ्लेमेबल इन नेचर। कौन, हेलो एल्केन्स आर इनफ्लेमेबल इन नेचर। तो पूछेगा कि इनका पोलैरिटी कैसा है, तो बोला कि हेलो एल्केन का पोलैरिटी कैसा है, क्या बोलेंगे, पोलर इन नेचर। क्या बोलेंगे, हेलो एल्केन्स आर जनरली पोलर इन नेचर। इसको बताते हैं, इसके बाद थोड़ा सा बात करते हैं सॉल्युबिलिटी और पोलैरिटी। ये हो गया है, देखिए मैंने क्या क्या चीज बता दिया, 1 नंबर पे ये बता दिया, 2 नंबर पे ये हो गया, 3 नंबर पे वोलेटिलिटी, 4 नंबर पे स्वीट स्मेल, 5 नंबर पे मान लीजिए डेंसिटी हो गया आपका, 6 नंबर पे आपका बॉइलिंग पॉइंट हो गया, 7 नंबर पे फ्लेमेबल हो गया, इनफ्लेमेबल हो गया। अब 8वां नंबर पे हम लोग क्या पढ़ेंगे, पोलर इन नेचर, और 9वां नंबर पे हम लोग क्या पढ़ेंगे, सॉल्युबिलिटी। ठीक है, तो ये इसको मिटाते हैं, 7 प्रॉपर्टी हम लोगों ने अभी तक पढ़ रखा है, किसका, हेलो एल्केन का। ठीक है, देखते हैं आगे। उसके बाद हमारा 8वां प्रॉपर्टी है, तो हेलो एल्केन्स आर पोलर इन नेचर। ये तो आपको बता चुका है, मैंने पहले ही पढ़ा रखा है। हेलो एल्केन्स आर पोलर इन नेचर। पोलर इन नेचर क्यों है भाई, तो मैंने बताया मान सपोज दैट हाइड्रोजन 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 और हैलोजन है, CH3X हमने लिया है, क्या लिया है, CH3X लिया है, यानी कि क्लोरो हेलो एल्केन लिया हुआ है, इसको Cl बोल देते हैं ना, क्लोरोमीथेन सपोज दैट हमने लिया है, बिल्कुल उसी को हमने क्या किया है, इसको तोड़कर लिखा है। तो यहाँ पर क्या होगा, कार्बन और क्लोरीन में क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ये क्लोरीन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। जब क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब बता चुके हैं, शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचने की क्षमता ज्यादा है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या है, शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचने की क्षमता कार्बन और क्लोरीन में क्लोरीन की ज्यादा है, तो कार्बन के इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन अपनी तरफ खींचेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव कैरेक्टर बिल्डअप हो जाएगा
और क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव कैरेक्टर बिल्डअप हो जाएगा। जिसका बोले ये पोलर बन गया कि नहीं बन गया। यहाँ पे क्या था, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। क्लोरीन ज्यादा ताकतवर है कार्बन से, तो क्लोरीन क्या करेगा, कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, हल्का सा झुका लेगा अपनी तरफ, क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है, यानी कि शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की क्षमता क्लोरीन की ज्यादा है। बात समझ में आ रही है। तो ये क्या हो जाएगा, इसमें पार्शियल नेगेटिव कैरेक्टर आ जाएगा और इसमें पार्शियल पॉजिटिव कैरेक्टर आ जाएगा, जो इसको क्या बना देगा, पोलर इन नेचर बना देगा। क्या बना देगा, पोलर इन नेचर। तो आपसे कोई पूछेगा कि हेलो एल्केन का नेचर कैसा होता है, तो आप क्या बोलेंगे, या हेलो एल्केन का नेचर क्या होता है, तो क्या बोलेंगे, पोलर इन नेचर होता है, जिससे कंपाउंड क्या होता है, पोलराइज हो जाता है। तो आपको पूछेगा, चलिए एग्जांपल देते हैं, आपके पास क्या है, CCl4 का एग्जांपल देते हैं, कार्बन क्लोरीन 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 क्लोरीन, ये क्या है, हेलो एल्केन है क्या। आपके पास वहां एल्केन में हेलोजन लगा है, तो हेलो एल्केन तो है ही। तो क्या बताइए, पूछेगा कि ये पोलर है कि नॉन पोलर है। ये तो थोड़ा सोचने वाला सवाल है, कॉमन सेंस सबसे नहीं बनेगा ये सवाल, ठीक है। जिसका 11th का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा वही बनेगा। अभी हमने बता दिया कि हेलो एल्केन इज पोलर इन नेचर। अब एग्जाम में आपको दे दिया हेलो एल्केन, पूछेगा कि ये पोलर है कि नॉन पोलर, तो आप सोचेंगे तो हेलो एल्केन है, और हेलो एल्केन तो पोलर इन नेचर होता है। ये क्या है, CCl4। क्या पढ़ते हैं इसको, कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्या पढ़ते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, ये नॉन पोलर है। क्या है, ये नॉन पोलर है। क्यों नॉन पोलर है, इसलिए नॉन पोलर है क्योंकि इसका जो नेट डाइपोल मोमेंट है, बिकॉज इट्स नेट डाइपोल मोमेंट, इसका जो नेट डाइपोल मोमेंट है, किसी भी पोलर है कि नॉन पोलर, इसके लिए डाइपोल मोमेंट चेक करते हैं। ये हमने क्लास 11th में सिखाया हुआ है। नेट डाइपोल मोमेंट इज 0, यानी कि कहने का मतलब है न्यू नेट का वैल्यू क्या है, 0 है, और इसीलिए क्या है, ये नॉन पोलर। एक्चुअल में हुआ क्या, देखिए यहाँ पर कार्बन और क्लोरीन में क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसकी तरफ जाएगा डायरेक्शन। यहाँ पर कार्बन और क्लोरीन में क्लोरीन ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव, डायरेक्शन इसकी तरफ जाएगा। उसी प्रकार से फिर क्या होगा, यहाँ पर कार्बन और क्लोरीन में क्लोरीन ज्यादा, नेगेटिव, डायरेक्शन इधर रहेगा। यहाँ कार्बन और क्लोरीन में क्लोरीन ज्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिव, डायरेक्शन इधर रहेगा। अब क्या होगा, सो देखिए, अब जितना फोर्स, यहाँ भी क्लोरीन ही है, यहाँ भी क्लोरीन ही है, तो जितना ताकत से कार्बन के इलेक्ट्रॉन को इधर खींचेगा, उतना ही ताकत से कार्बन के इलेक्ट्रॉन को इधर भी खींच रहा होगा। यानी 5 न्यूटन फोर्स से कोई मुझे इधर खींचेगा और 5 न्यूटन फोर्स से मुझे इधर खींचेगा, तो मैं किधर जाऊंगा, किधर भी नहीं जाऊंगा। क्यों जाऊंगा, क्योंकि इधर भी 5 न्यूटन, इधर भी 5 न्यूटन, तो मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तो नेट फोर्स लग रहा, फोर्स मेरे पे जरूर, बट नेट फोर्स मेरे पे क्या लग रहा है, 0 लग रहा है। यानी इधर से भी 5 न्यूटन, इधर से भी 5 न्यूटन, तो मैं कहीं नहीं जाऊंगा। इसका मतलब इस फोर्स को ये वाला बैलेंस कर दे रहा है। उसी प्रकार से यहाँ भी क्लोरीन है, यहाँ, अगर यहाँ ब्रोमीन होता, यहाँ क्लोरीन होता, तब तो डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होता। कहने का मतलब दोनों में, क्लोरीन और ब्रोमीन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ना है जी। यहाँ पर चूंकि सेम है, इसीलिए जिधर इतना फोर्स लगेगा उतना फोर्स इधर भी लगेगा। यानी इधर वाला कैंसिल, इधर वाला कैंसिल, ऊपर नीचे से कैंसिल और लेफ्ट राइट से कैंसिल, यानी इसको ये कैंसिल कर दिया, इसको ये कैंसिल कर दिया, और इस प्रकार नेट डाइपोल मोमेंट क्या हो गया, 0 हो गया। और नेट डाइपोल मोमेंट 0 होने के कारण ये क्या हो गया, मॉलिक्यूल नॉन पोलर हो गया। हेलो एल्केन होते हुए भी ये नॉन पोलर हो गया। तो रटना नहीं है, चीजों को समझना है, ठीक है। नेक्स्ट एक थोड़ा सा 11th का कॉन्सेप्ट था, तो मैं ले आया। मैं यहाँ पे बोला कि हेलो एल्केन्स आर पोलर इन नेचर, लेकिन मैंने प्रूफ करके भी दिखा दिया। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हेलो एल्केन पोलर इन नेचर नहीं होते हैं, यानी कंपाउंड हेलो एल्केन होते हुए भी पोलर इन नेचर नहीं होते हैं। एक्सेप्शन था, इसलिए हमने बताया। इसके बाद हम बात करते हैं पॉइंट 9 में आते हैं, एंड पॉइंट 9 जो आपका है वो हम बात करेंगे सॉल्युबिलिटी। किसकी बात करेंगे, सॉल्युबिलिटी। देखिए सॉल्युबिलिटी मतलब घुलने की क्षमता, यानी सॉल्युबिलिटी जो होता है, अभी हमने आपको सॉल्यूशन चैप्टर जब पढ़ाया था तो वहां मैंने आपको एक बात बताया था कि हेलो पोलर सॉल्यूट डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट ओनली व्हाइल नॉन पोलर सॉल्यूट डिसॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। यानी कोई एक वस्तु किसी दूसरे वस्तु में तभी मिसिबल होगा, तभी घुलनशील होगा, जब दोनों का नेचर कैसा होगा, एक जैसा। यानी या तो दोनों पोलर होने चाहिए या दोनों नॉन पोलर होने चाहिए। पोलर का मतलब प्लस माइनस, जैसे Na+, Cl-, बात समझ को क्या बोलते हैं, पोलर होना चाहिए। वाटर H+, OH-,
तो नमक क्या है, Na+Cl- पोलर है। पानी क्या है, H+OH- पोलर है। तो नमक और पानी दोनों का नेचर पोलर है, तो दोनों एक दूसरे में डालेंगे तो दोनों का नेचर चूंकि सेम है, जब दोनों का नेचर सेम है तो एक दूसरे में मिसिबल है, घुलनशील है। तो हेलोएल्केन का नेचर कैसा होता है बताएं, पोलर। वाटर का नेचर कैसा होता है, पोलर। यानी दोनों का नेचर क्या है, सेम है। यानी हेलोएल्केन को पानी में घुलना चाहिए लेकिन नहीं घुलता है, पार्शियली मिसिबल होता है, स्लाइटली सॉल्युबल होता है। पानी में ऐसा नहीं कि नहीं घुलता है, लेकिन बहुत कम घुलता है, स्लाइटली सॉल्युबल होता है, ना के बराबर। अब सवाल यहां से क्या आएगा, तो कहने का मतलब है कि हेलोएल्केन डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर। हेलोएल्केन generally do not dissolve in water. Haloalkane generally does not dissolve in water. Dissolve का मतलब है miscible, M-I-S-C-I-B, does not dissolve in water. यानी कहने का मतलब ये immiscible in nature है। क्या है, immiscible, I-M-I, स्पेलिंग चेक कर लेना, immiscible in nature, I-double-M होता है, immiscible in nature। कौन immiscible in nature है, in water। कौन भाई, हेलोएल्केन। क्यों, हेलोएल्केन तो पोलर है, वाटर भी पोलर है, तो इमिसिबल कैसे हो गया, मतलब सॉल्यूशन चैप्टर जब फेलियर हो जाएगा, अलग अलग चैप्टर में अलग अलग लॉजिक लगेगा क्या, नहीं, एक्सेप्शन है एक्चुअली, इसलिए हम यहाँ बता रहे हैं और ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी एग्जाम में यहाँ क्वेश्चन क्या आएगा, ऑल्दो मतलब यद्यपि, ऑल्दो हेलोएल्केन आर पोलर इन नेचर, ऑल्दो हेलोएल्केन्स आर पोलर इन नेचर, although haloalkanes are polar in nature, but still they are insoluble in water. Why? और बोलेगा इस कथन को इलस्ट्रेट कीजिए, एलाबोरेट कीजिए, जो भी करना एग्जांपल से व्याख्यान दीजिए। Although haloalkanes are polar in nature, but still they are insoluble in water. Haloalkanes वैसे तो haloalkanes क्या है, पोलर इन नेचर है, बट लेकिन फिर भी ये पानी में घुलनशील नहीं है। कारण स्पष्ट करें, क्योंकि ये भी पोलर है हेलोएल्केन, और वाटर भी जनरली क्या होते हैं, पोलर होता है, बट स्टिल वाटर में सॉल्युबल है। इसका आंसर क्या है, इसका आंसर ये है, हेलोएल्केन्स नीदर फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ वाटर मॉलिक्यूल्स nor it can break the hydrogen bonding present, जो ऑलरेडी पहले से प्रेजेंट होता है, present among the water molecules। एक बात समझिए, मैं एक गर्लफ्रेंड बनाना चाहता हूं, सपोज दैट, लेकिन मैं हैंडसम भी हूँ, टैलेंटेड भी हूँ, लेकिन और मैं जिस लड़की को सेट करना चाहता हूँ वो क्या है, पहले से ऑलरेडी किसी से सेट है, अब मेरे में टैलेंट भी है, लेकिन भी मैं चाह करके भी मैं उसको सेट नहीं, मेरी भी बिरादरी सेम है, उसकी भी बिरादरी सेम है, लेकिन मैं चाह करके भी उसको सेट नहीं कर पा रहा हूँ। क्यों नहीं सेट कर पा रहा हूँ, इसका मतलब मैं डरपोक हूँ, मुझे डर लगता है, या मैं हो सकता है कि अच्छा इंसान हूं, मैं किसी के रिलेशन में बीच में कबाब में हड्डी, या कहने का मतलब मैं किसी के रिलेशन में ब्रेकेज नहीं चाहता हूँ। कोई खुश है तो मुझे अच्छा लगे, चलो कम से कम एटलीस्ट वो तो खुश है। यानी कहने का मतलब है मेरे में ना तो उस नई लड़की के साथ रिलेशन बनाने के मतलब की क्षमता है मेरे अंदर, या फिर मेरे अंदर इतनी भी क्षमता नहीं कि उनके बीच के जो रिलेशन है उसको मैं ब्रेक कर सकूं। जब तक उनके बीच के रिलेशन को मैं ब्रेक नहीं कराऊंगा तब तक क्या अपना रिलेशन में उसके साथ सेट कर पाऊंगा, नहीं सेट कर पाऊंगा। यानी मेरा उनके साथ जो रिलेशन है, उनके बीच में जो चल रहा है, उसको तोड़ने की क्षमता भी मेरे पास नहीं है, और उस लड़की के साथ नया रिलेशन स्टैब्लिश करने की क्षमता भी मेरे पास नहीं है। या मेरा शाई नेचर कह लीजिए, या कुछ अच्छा कह लीजिए, गुडनेस कह लीजिए, जो भी कह लीजिए आप, या मेरा ये ड्रॉबैक कह लीजिए, लिमिटेशंस कह लीजिए। तो कहने का मतलब वही चीज यहाँ पर भी है। वाटर के अंदर क्या होता है, वाटर के जो मॉलिक्यूल होता है HOH, वाटर के जो मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है, वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, देखिए इस पर वाटर का मॉलिक्यूल्स है, तो वाटर का एक मॉलिक्यूल वाटर के दूसरे मॉलिक्यूल के साथ एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग सेटअप किए हुए होता है। क्या किए होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग सेटअप किए हुए होता है। अब ये जो है इसको बोलते हैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्डिंग, उसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो रेड कलर से आपको दिख रहा है। अब ये वाटर के मॉलिक्यूल में पहले से हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, यानी वाटर का एक मॉलिक्यूल वाटर के दूसरे मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डेड है,
तो हेलो एल्केन जब यहाँ पर आएगा, हेलो एल्केन जब यहाँ पर आएगा तो ये हेलो एल्केन इस बॉन्ड को ना तो ब्रेक करने की क्षमता रखता है और ना हेलो एल्केन खुद वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने की क्षमता रखता है। यानी कि हेलो एल्केन मानते हैं कि ये भी पोलर है, मानते हैं कि ये भी पोलर है, लेकिन ये हेलो एल्केन वाटर में पहले से जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है उसको तोड़ने की क्षमता नहीं है उसके अंदर, उतना एनर्जी उसके पास नहीं है, या यूं कह लीजिए कि ये इसके साथ ना तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है, ना पहले से जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में है उसको ब्रेक कर सकता है। और यही कारण से पोलर होते हुए भी वाटर में इमिसिबल होता है, अघुलनशील होता है। तो वही चीज हमने लिखा है कि हेलो एल्केन्स नीदर फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ वाटर मॉलिक्यूल्स नॉर इट कैन ब्रेक द हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट अमंग द वाटर मॉलिक्यूल्स। जो पहले से वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ना तो उसको ब्रेक कर सकता है, ना खुद नया हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर मॉलिक्यूल के साथ सेट करने की क्षमता है इसके पास। और यही कारण से पोलर होते हुए भी हेलो एल्केन वाटर में इमिसिबल होता है। बात समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रहा है? तो पूछा यहाँ से क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो वाटर में नहीं घुलता है तो किसमें घुलता है? सवाल है कि जब हेलो एल्केन वाटर में डिसॉल्व नहीं होता है तो किसमें डिसॉल्व होता है? होता है, ऐसा नहीं है कि वाटर में नहीं घुलता है, किसी में नहीं घुलता है। हेलो एल्केन आर सॉल्युबल इन नेचर, हेलो एल्केन आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। इसमें सॉल्वेंट है, भले वाटर में नहीं है, बट हेलो एल्केन्स आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। यहाँ पे कहीं लिख लेंगे कि हेलो एल्केन्स आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। हेलो एल्केन्स आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट मतलब जैसे कि हो गया बेंजीन, जैसे कि हो गया ईथर, जैसे कि हो गया क्लोरोफॉर्म, ठीक है, बेंजीन हो गया, क्लोरोफॉर्म हो गया, ईथर हो गया, इस तरह की चीजों में ये क्या होता है? एसिटिक एसिड हो गया, इस तरह की चीजों में क्या होता है? ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये सॉल्युबल होता है। कौन सॉल्युबल होता है? ग्लिसरीन हो गया, एसिटिक एसिड हो गया, एसीटोन हो गया, ग्लिसरीन हो गया, एसिटिक एसिड हो गया, क्लोरोफॉर्म हो गया, क्लोरोबेंजीन हो गया, इस तरह की चीजों में ये घुल सकता है। कौन घुल सकता है जी? हेलो एल्केन। बात समझ में आ रहा है? पानी में भले नहीं घुलेगा, बट बेंजीन में घुलेगा, क्लोरोफॉर्म। जब सॉल्वेंट याद रखिएगा, कोई पूछेगा कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का नाम बताओ, याद रखना है बेंजीन, क्लोरोफॉर्म, एक दो भी याद है काफी है। बेंजीन, क्लोरोफॉर्म, ईथर, ग्लिसरीन, एसिटिक एसिड, क्लोरोबेंजीन एक्सेट्रा, ठीक है, दीज आर द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स और उनमें हेलो एल्केन्स घुल सकता है। ये तो बात हो गया हेलो एल्केन के फिजिकल प्रॉपर्टीज की। बात समझ में आ रहा है? अब हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एरीन। इसकी बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एरीन। इसको जरा काइंडली कवर कीजिए। चलिए आगे आते हैं। अब हम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एरीन के बजाय पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एरीन। हेलो एरीन का भी फिजिकल प्रॉपर्टीज में खत्म करते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा। क्या होगा भाई? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एरीन। देखिए हेलो एरीन का मतलब क्या समझते हैं? बेंजीन रिंग पर क्या लगा हुआ है? हैलोजन लगा हुआ है, इसी को तो हेलो एरीन कहते हैं। अब इसका प्रॉपर्टी क्या ये पोलर इन नेचर नहीं होगा? ये भी पोलर इन नेचर होगा। हेलो एल्केन चाहे हेलो एरीन, सारा प्रॉपर्टी लगभग वैसा ही सेम है। ये क्या होता है? जनरली क्रिस्टलाइन सॉलिड स्टेट में होते हैं। जितने भी ये हेलो एरीन होते हैं वो जनरली क्या होते हैं? कलरलेस होते हैं और क्रिस्टलाइन सॉलिड के फॉर्म में होते हैं। कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन का मतलब होता है दानेदार या रवादार, छोटे चीनी के दाने की तरह, ठीक है, नमक के दाने की तरह। कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो ये वाटर के कंपैरिजन में क्या होते हैं? हेवियर होते हैं, हेवियर देन वाटर, वाटर से भारी होते हैं, हेवियर देन वाटर। इसके बारे में अब यहाँ से क्वेश्चन क्या रहेगा कि डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट से यहाँ से क्वेश्चन रहता है। क्या रहता है? मेल्टिंग पॉइंट से क्वेश्चन रहता है। एक बात समझिए, क्या आप ऑर्थो मेटा पारा समझते हैं? ऑर्थो मेटा पारा समझते हैं ना? बेंजीन रिंग से चलेंगे क्लॉकवाइज चलेंगे या एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, पहला कार्बन आएगा तो ऑर्थो बोलेंगे, मेटा पारा। इधर से भी चलेंगे पहला कार्बन ऑर्थो, मेटा पारा, OMP बताएं, ओ माय पापा, ख्याल रखना। तो कहने का मतलब ऑर्थो मेटा पारा यहाँ इंपॉर्टेंट होता है जब भी आप हेलो एरीन की बात करते हैं, ठीक है।
देखिए अगर आपके पास सपोज दैट कंपैरिजन करने के लिए आ रहा है, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट पढ़ते हैं, यहां से क्वेश्चन एग्जाम में आता है, सीधा पॉइंट बात करते हैं। आपके पास मान लीजिए क्लोरीन यहां है, क्लोरीन यहां है, ये क्या है, डाइक्लोरोबेंजीन। इन तीनों में ध्यान समझिएगा, यहां से क्वेश्चन क्या रहेगा। इसको क्या बोलेंगे, ये वाला ऑर्थो पोजीशन कहलाता है, ये मेटा कहलाता है, ये पारा कहलाता है। उसी प्रकार इधर चलेंगे तो ऑर्थो, मेटा और पारा, यानी एक बेंजीन रिंग में 2 ऑर्थो पोजीशन होता है, 2 मेटा और 1 पारा होता है। यहाँ पे क्या बोलेंगे इसको, ऑर्थो पे ये, यहाँ पे क्या है, मेटा पे है, और यहाँ पे क्या है, पारा पे है। ठीक है, ऑर्थो क्लोरो। चलिए इसके बाद हम बात करेंगे अब यहाँ से इनका मेल्टिंग पॉइंट और इसका बॉइलिंग पॉइंट जब हम पढ़ें तो इनके जो बॉइलिंग पॉइंट होता है केल्विन में और इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट में बहुत ज्यादा का अंतर नहीं है, बट मेल्टिंग पॉइंट में अंतर है। बॉइलिंग पॉइंट में अगर हम बात करें तो इसका 453 होता है, इसका 446 है, और इसी के आसपास इसका भी होता है 446 केल्विन, इसी के 443 445 के आसपास उसका भी बॉइलिंग पॉइंट होता है 446 केल्विन। उसके बाद अगर हम उसकी बात करें तो ये क्या होता है 448 केल्विन। थोड़ा सा बॉइलिंग पॉइंट 448 446 453, ध्यान समझिएगा, 46 से 48 हुआ है, बहुत ज्यादा नेगोशिएबल है, बहुत ज्यादा मतलब वो ये नहीं है। अगर मेल्टिंग पॉइंट की बात करें, यहां से क्वेश्चन रहेगा, अगर मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट है 256 केल्विन, 249 केल्विन, और ये 343 केल्विन के आसपास चला जाता है इसका मेल्टिंग पॉइंट। 256 केल्विन, 249 केल्विन और 323 केल्विन। डेटा है, आपको डेटा याद रखने की जरूरत नहीं है, बस खाली पूछेगा क्वेश्चन क्या पूछ रहे यहाँ से। देखिए इसका मेल्टिंग पॉइंट ये ऑर्थो वाला है, ये मेटा वाला है, ये पारा वाला है। तो पूछेगा कि ये पारा वाला का जो बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट होता है वो इतना ज्यादा क्यों है, मतलब ऑर्थो मेटा के कंपैरिजन में पारा वाला का जो कंपाउंड है उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा क्यों है, वाई। सवाल ये है इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा क्यों है। तो आपका जवाब ये देना है कि जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो किसी भी कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट उसके पैकिंग एफिशिएंसी पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, पैकिंग एफिशिएंसी पर डिपेंड करता है। अब बताइए कि क्रिस्टल लैटिस में ज्यादा तेजी से ज्यादा बढ़िया कौन फिट होगा। क्रिस्टल लैटिस समझते हैं एक अरेंजमेंट है, मान लीजिए कि जैसे कभी आप लोग एक लॉक करने वाला, जैसे हमारा हनी कॉम्ब लाइक का स्ट्रक्चर देखे होंगे, मधुमक्खी का छत्ता जैसे देखे होंगे स्ट्रक्चर, जितना फिट रहेगा ना, मतलब कहने जितना लॉक रहेगा ये उतना इसको तोड़ना डिफिकल्ट रहेगा। बात समझ में आ रहा है, जितना ये लॉक रहेगा उसको उतना तोड़ना डिफिकल्ट रहेगा। ये बिल्कुल लॉक हो जाता है, इसको बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस, मतलब ये क्या पूरा फिट है। तो फिट होने के कारण क्या होता है, इसको उखाड़ना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, इसको तोड़ना, इसको डिस्टर्ब करना काफी डिफिकल्ट हो जाता है। यानी कहने का मतलब है इसका पैकिंग एफिशिएंसी बहुत ज्यादा है, बिल्कुल चारों तरफ से पूरा पैक है, इसको तोड़ पाना, इसको डिस्टर्ब कर पाना डिफिकल्ट है। तो बोलेंगे इसका क्रिस्टल लैटिस पूरा फिट है। ठीक है, इन दोनों के कंपैरिजन में इसमें क्या है, एक तरफा हो गया, अनबैलेंस्ड हो गया, इसमें भी क्या एक तरफा हो गया, अनबैलेंस्ड हो गया, दोनों एक ही तरफ है क्लोरीन, बट इसमें क्या एक क्लोरीन ऊपर है एक क्लोरीन नीचे है। इस सिस्टम को अगर हम देखें तो पूरा सिमेट्री है, अगर यहाँ से लाइन खींचे तो क्या है, सिमेट्री है, जितना वेट ऊपर है उतना ही वेट नीचे है, मतलब ये मॉलिक्यूल क्या है, सिमेट्री है, यानी ये बैलेंस्ड है और ये क्रिस्टल लैटिस में फिट आएगा। और क्रिस्टल लैटिस में फिट आने के कारण इसका मेल्टिंग पॉइंट इनके कंपैरिजन में ज्यादा है। जब भी मेल्टिंग पॉइंट सवाल पूछेगा तो हमेशा याद रखना है पैकिंग एफिशिएंसी, यानी इन दोनों के कंपैरिजन में एक क्रिस्टल लैटिस में ज्यादा फिट आता है, इसकी वजह से इसका पैकिंग एफिशिएंसी ज्यादा है, पैकिंग डेंसिटी ज्यादा है, और इसको ब्रेक करना डिफिकल्ट, मतलब ये जल्दी पिघलता नहीं है, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। बात समझ में आ रहा है, इसको लिख लीजिए। बिकॉज करके लिखेंगे, बिकॉज इट इज सिमेट्रिकल इन नेचर, बिकॉज कहां से लिखेंगे, बिकॉज इट इज सिमेट्रिकल इन नेचर, बिकॉज इट इज सिमेट्रिकल इन नेचर, symmetrical in nature and fits into crystal lattice, fits into crystal lattice, lattice मतलब क्या था, अरेंजमेंट, ओवरऑल अरेंजमेंट, fits into crystal lattice very properly as comparison to ortho and meta position. ठीक है, crystal lattice better as compared to ortho and meta isomers,
ऑर्थो और मेटा आइसोमर्स, ये क्या है ऑर्थो, ये क्या है मेटा। तो ऑर्थो और मेटा आइसोमर के कंपैरिजन में पारा आइसोमर जो होता है वो सिमेट्रिकल होता है और क्रिस्टल लैटिस में फिट आता है ज्यादा बेटर, इसीलिए क्या होता है इसका पैकिंग एफिशिएंसी बढ़िया है और इस कारण से उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा हो जाता है। तो क्वेश्चन कहां से आएगा, वाई पारा डायरेक्टिंग ग्रुप मतलब पारा का जो पारा आइसोमर्स जो है उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा क्यों होता है। सवाल ये रहेगा वाई पारा आइसोमर्स हैज मोर एमपी, एमपी मतलब मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, सवाल क्या समझ में आया, वाई पारा आइसोमर्स हैज मोर मेल्टिंग पॉइंट। उसका आंसर मैंने लिख दिया बिकॉज इट इज सिमेट्रिकल इन नेचर एंड फिट्स इनटू क्रिस्टल लैटिस बेटर एज कंपेयर्ड टू ऑर्थो एंड मेटा आइसोमर्स। बाकी यहां से कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा। डेंसिटी की भी अगर हम बात करते हैं तो डेंसिटी क्या होता है बच्चों, इंक्रीज करता है। अगर कार्बन इंक्रीज कीजिएगा, कार्बन की संख्या को इंक्रीज करते जाइएगा, हाइड्रोजन की संख्या को इंक्रीज कीजिएगा या उनका एटॉमिक वेट को इंक्रीज कीजिएगा तो उससे क्या होता है डेंसिटी बढ़ता जाता है। यानी डेंसिटी किन बातों पर निर्भर करता है, नंबर ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन पर डिपेंड करता है। कार्बन की संख्या बढ़ाते जाएंगे, हाइड्रोजन की संख्या बढ़ाते जाएंगे या हाइड्रोजन एटम का साइज बढ़ाते जाएंगे, उनका मॉलिक्यूलर वेट बढ़ाते जाएंगे, एटॉमिक वेट बढ़ाते जाएंगे तो डेंसिटी उस मॉलिक्यूल का बढ़ता जाएगा। ठीक है, ये था इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज। इसके बाद अभी तुरंत हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसके बाद नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग क्या पढ़ेंगे, फिजिकल हो गया प्रॉपर्टीज हेलोएल्केन का, हेलोएरिन का। अब हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएल्केन एंड हेलोएरिन। ठीक है, वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए हम क्या करेंगे, इसको 2 भागों में पढ़ेंगे। ठीक है।